अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। साइमा और आइमा दोनों बहनें खूबसूरत थी। फैशन की दिलदाह रोज नित नए लिबास में घर से निकलती। इसी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के उन पर बुरी नजरें जमाने लगे। अंकल रहमत मुद्दत से हमारे पड़ोस में रह रहे थे। साइमा और आइमा से मेरी दोस्ती भी उतनी ही पुरानी थी जितनी हमारी उम्रें थी। हैरत की बात ये थी कि हम इन लोगों से कहीं ज्यादा खुशहाल थे, मगर अपने आपे में थे। जबकि माली हालात मखदूश होते हुए भी ये लड़कियां आपे से बाहर हुई जाती थी। वालदा मेरा उनके घर आना जाना पसंद करने लगी थी। साइमा और आयमा मुझसे मिलने आती तो वालदा उनके साथ पहले की तरह खुश दिली से कलाम ना करती। एक रोज मैंने अम्मी को समझाया, अम्मी जान, जमाना बदल गया है और आप पुराने वक्तों की रीतों को लिए बैठी हैं। फैशन बदलता रहता है, फैशन करना कोई जुर्म नहीं है। हर इंसान का हक है कि अपनी पसंद का लिबास पहने। नए जमाने के मुताबिक लड़कियों के पहनावे भी नए हो जाते हैं। साइमा और आइमा की जिद्दत पसंदी पर बुरा ना माना करे। फिर लिबास की जिद्दत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। किरदार के लिहाज से तो ये बुरी नहीं है। ये बात दुरुस्त है बेटी, लेकिन तब वो बाशऊर ना थी, अब बड़ी हो गई हैं और मोहल्ले में हर कुमाश के लड़के होते हैं। अगर ये बड़ा सा दुपट्टा लेकर अपना सर ढाम कर बाहर नहीं निकलेंगी, बाल खुले होंगे, मेकअप होगा, तो ये नौजवान लड़कियों से राहो रस्म बढ़ाने की खातिर हर हरबा आजमाएंगे। बेटी, लड़कियों के अतवार दुरुस्त हों, वो बिला जरूरत घर से ना निकले, और निकले तो खुद को ढाम कर निकले, तो इसी में उनकी आफियत और खानदान की भलाई होती है। मुझे इससे मतलब नहीं कि वो क्या अंदाज अपनाती है, मुझे फिक्र तुम्हारी है। मैं अम्मी की बात समझ गई। उन लोगों से मिलने और उनके घर आने जाने से गुरेजा हो गई। जब उन्होंने मुझे गुरेजा देखा तो वो भी हमारे घर आने से कतराने लगी। मेरा एक भाई था, वो मुझसे 3 साल बड़ा था। इंटर के बाद मामू के पास पढ़ने चला गया था, क्योंकि हमारे शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। जब वो तालीम मुकम्मल करके लौटा तो मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा हो गया। कभी फारिग होता तो मोहल्ले के लड़कों के पास गपशप करने चला जाता, क्योंकि इनमें से अक्सर उसके बचपन के साथी थे। एक शाम वो दोस्तों से मिलकर आया तो कुछ रंजीदा सा था। मैंने पूछा, कलीम भाई क्या बात है, क्या किसी से लड़ाई हो गई है? कहने लगा, नहीं नुसरत, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है, बताएं तो सही। आयमा और साइमा की बात है, उसने झिझकते हुए कहा। क्या हुआ है उन्हें? लड़के उनके बारे में गलत बातें करते हैं और बुरी सोच रखते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे दुख होता है। सोचता हूँ कि अम्मी से कहूँ कि उनकी वालदा को बता दें। ऐसा ना हो किसी दिन ये आवारा मिजाज लड़के उनकी बच्चियों को नुकसान पहुंचा दे। बात मेरे दिल को लगी, क्योंकि मेरी दोस्ती रह चुकी थी। वो बुरी लड़कियां हरगिज न थी, बस थोड़ी सी आजाद ख्याल जरूर थी। ठीक है, मैं किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। इत्तेफाक के इस बात को हुए 2 दिन गुजरे थे कि आयमा और साइमा हमारे घर आ गई। काफी अरसे बाद आई थी। अम्मी जान सो रही थी। मुझे उनसे बातें करने का मौका मिल गया। शिकवा किया कि तुम लोगों ने तो बिल्कुल आना जाना तर्क कर दिया है। कहने लगी, हम ब्यूटी पार्लर खोलने का इरादा रखती हैं, इसलिए ब्यूटिशियन का कोर्स करने जाती हैं, इसलिए वक्त नहीं मिलता। अम्मी ने आज न्याज दिलवाई थी, उन्होंने कहा कि जाकर दे आओ। वो जर्दा लेकर आई थी। मैंने प्लेट खाली करके दे दी और कहा, तुम लोगों से मिलने का सोच रही थी। अच्छा हुआ आज वो बात कहने का मौका मिल गया जो कहना चाह रही थी। हाँ कहो। वो हमातन गोश हो गई। तुम्हें पता है कि कलीम मामू के घर पढ़ने गया हुआ था, अब तालीम मुकम्मल कर ली है। आजकल फारिग होता है तो मोहल्ले के पुराने दोस्तों के पास चला जाता है। वहाँ तुम दोनों बहनों के बारे में लड़कों से कुछ गलत किस्म की बातें सुनकर आया तो परेशान था। मुझसे कहा कि तुम जाकर साइमा और आयमा को बता दो कि कुछ बुरे लड़के उनके बारे में बुरी सोच रखते हैं और बदनाम करने के लिए मंसूबे बनाते रहते हैं। इन्हें बाखबर कर दो कि मोहतात रहें। कोई खत वगैरह लिखे तो हरगिज जवाब ना दे, और अगर रोज घर से निकलना जरूरी है तो सादा लिबास में बड़ा दुपट्टा लेकर निकला करे, बगैर मेकअप के। ये लड़के इसी वजह से उन्हें गलत नजरों से तकते हैं। मेरी बात सुनकर परेशान होने की बजाय साइमा और आयमा को हंसी आ गई। कहने लगी, वाह क्या बात है, हम कोई मट्टी का मादू हैं या हमारे पैरों में जूते नहीं हैं? कोई गलत हरकत करके तो देखे, सर राह सैंडल से ना ठुकाई की तो हमारा नाम नहीं।
हम क्यों मेकअप ना करें और नित नए अंदाज के बाल ना बनाएं? हम इसी का तो कोर्स कर रहे हैं। मैं साइमा का मेकअप करती हूँ और बाल बनाती हूँ और वो मेरा। ब्यूटी पार्लर में हमारी ट्रेनर हमें सिखाती है। हम रोज मॉडल कहाँ से लाए? एक दूसरे पर तजुर्बा करके सीखते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन लड़कों ने जरूर कुछ ऐसी बातें की हैं जो कलीम भाई ने परेशान होकर मुझे आगाह किया है, वरना वो क्यों कहते कि तुम लोगों को होशियार कर दूं? हम पहले ही काफी होशियार हैं, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने अपनी प्लेट उठाई और चली गई। मैं समझ रही थी कि वो इस बात का खातिर खाह असर लेंगी, मगर उन्हें कतन परवाह ना हुई। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम उनकी फिक्र में घुलना छोड़ दो। हमें क्या पड़ी है पराई आग में जले? वो जाने, उनका काम जाने। घर में उनका बड़ा भाई है, उनके वालिद भी मौजूद हैं। जब वही मना नहीं करते, हम मना करने वाले कौन? कलीम मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। जूं जूं वक्त गुजरने लगा, साइमा और आइमा की खूबसूरती में इजाफा होता गया, क्योंकि उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल कर लिया था और एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करने लगी थी। वो शौक रंगों के कपड़े पहन कर निकलती, बालों की तराश खराश दिल मोह लेने वाली होती। मोहल्ले के आवारा लड़के उनके बारे में निहायत बेहुदा कलमात कहते और कलीम भाई मुफ्त में अपना खून जलाते रहते। एक रोज पार्क में बैठने वाले इन लड़कों ने आइमा और साइमा के बारे में ना जाने क्या मंसूबा बनाया कि कलीम भाई से ना रहा गया। उन्होंने अपनी तरफ से खत में कुछ लिखकर गली से गुजरती साइमा को दे दिया कि वो इस मंसूबे से आगाह होकर होशियार हो जाएं। इस बार उन्होंने मुझे भी आगाह ना किया, कहीं मैं मना ना कर दूं कि इस मामले में ना पड़े। अगले दिन साइमा हमारे घर आई और मुझे एक लिफाफा देकर चली गई। लिखा था, कलीम साहब, मैं आपको शरीफ और सीधा सादा समझती थी, लेकिन आप तो छुपे रुस्तम निकले। मगर आपका भी कुछ कसूर नहीं। ये सब आपके इन्हीं आवारा दोस्तों का पढ़ाया हुआ सबक है, जिनके पास बैठकर आप हमारे बारे में बातें सुनते हैं। खत पढ़कर मुझे गुस्सा आया। उन्होंने मेरे नेक नियत भाई पर इल्जाम लगा दिया था, हालांकि उन्होंने उन्हें बदनामी से बचाने की खातिर मोहतात रहने की हदायत की थी। बहरहाल खत मैंने कलीम को दिया ताकि आइंदा वो खुद मोहतात हो जाए और ऐसे खत दोबारा किसी को ना लिखे। अगली सुबह उनका भाई अहमद, जो अपने चचा के घर दूसरे शहर गया हुआ था, पार्क में उन औबाश लड़कों के दरमियान बैठा नजर आया। कलीम भाई पड़ोसी होने के नाते अहमद से दुआ सलाम रखते थे। आज भी करीब जाकर सलाम किया तो उसने बेदिली से जवाब दिया, जिस पर कलीम को हैरत हुई कि उसे क्या हुआ है जो बेदिली से बात कर रहा है। दूसरे रोज भाई का एक दोस्त शम्स, जो हमारे मोहल्ले में रहता था, कलीम के पास आया। शम्स ने भाई से पूछा, क्या तुमने साइमा को कोई खत लिखा था? कल अहमद तुम्हारा लिखा हुआ खत लाया था और उसने मुझे दिखाया कि देखो, कलीम मेरी बहनों को खत लिखता है। उसे समझाओ, मोहल्ले की बात है, वरना सब लड़के मिलकर उसकी ठुकाई कर देंगे। भाई ये सुनकर हवास बागता हो गया और उस शाम पार्क ना गया। अगले दिन वो डरते डरते घर से निकला ही था कि अहमद गली में मिल गया, मगर उसने भाई से कुछ न कहा तो कलीम ने शुक्र अदा किया कि बात गलत रुख में नहीं गई है, वरना जरूर इन लड़कियों का भाई अपने गुस्से का इजहार करता। कलीम भाई रात भर ना सोए, ताहम उनका जमीर मुतमईन था कि वो बेगुनाह थे। किसी की इज्जत की खैर खाही के लिए ये सब किया था। इन लड़कों की उल्टी सीधी बातें पड़ोसी के बच्चों के बारे में सुनकर तकलीफ पहुंची तो उनसे रहा न गया और उन्हें आगाह करने के लिए खत लिख दिया। मुझे खबर होती तो कलीम भाई को अपनी तहरीर देने से मना करती कि बाज़ औक़ात सादा दिली भी इंसान को फंसा देती है। मैंने भाई को हिम्मत दिलाई कि अहमद से डरो मत, वो मिले तो सारी बात बता देना। भाई ने ऐसा ही किया और कहा, आप मुझ पर शक ना करें, आप लोगों की इज्जत पर कोई हर्फ ना आ जाए, इस आगाही की खातिर खत तहरीर किया था। उसने कहा, मैं तहरीर को पढ़ चुका हूँ, बेशक ऐसी ही बात है, ताहम ये बात आपकी वालदा बहनों को कहनी चाहिए थी या आप मुझसे कहते। ये लिखकर आइमा साइमा को देने की क्या जरूरत थी? बहरहाल आपका शुक्रिया। आइंदा कोई ऐसी बात सुनी या देखी तो मैं खुद इन लोगों से निमट लूंगा। इस वाक्य के बाद अहमद और कलीम में दोस्ती हो गई और ईद से एक रोज पहले शाम को आइमा साइमा भी मुझसे मिलने हमारे घर आ गई। उस वक्त मैं कलीम को पर्चे पर ईद की खरीदारी के लिए कुछ अशिया लिख कर दे रही थी। कलीम को लड़कियों ने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मुझसे फहरिस्त लेकर उस पर एक नजर डाली और कहा, तुम एक अहम चीज लिखना भूल गई हो। वो क्या भाई? हमेशा ईद पर अपने लिए चूड़ियां मंगवाती हो, इस बार नहीं लिखी। मेरे पास खासे सेट जमा हो गए हैं, इनमें से कोई पहन लूंगी, इसलिए नहीं लिखी कि जरा बचत हो जाए। इतनी भी बचत ना करो, मैं नया सेट ले आऊंगा। मैंने आइमा साइमा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी।
अच्छा फिर लेते आना, अपनी दोनों सहेलियों की जानिब देखते हुए कहा। कलीम भाई समझे कि चूड़ियों का जिक्र कर दिया है तो उनके लिए भी लानी पड़ेंगी। वो एक नहीं 3 सेट ले आए। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे तुम मेरी जानिब देख रही थी, मैं समझा कि आयमा साइमा के सामने जिक्र किया है तो उनके लिए भी लानी है। ठीक है ले आए हो तो अब मेरी तरफ से जाकर दे भी आओ क्योंकि कल ईद है। भाई ने चूड़ियों का डब्बा उठाया और पड़ोसी का दर बजाया। साइमा दरवाजे पर आ गई। भाई ने उसे डब्बा थमा दिया। वो फौरन ही अंदर चली गई। जरा देर गुजरी थी कि उसका छोटा भाई हमारे घर आया और उसने डब्बा लाकर मुझे दिया। बोला बाजी ने वापस कर दिया है, कहा है कि हमें नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया कि सहेलियां भी बनती हैं और ईद का तोहफा भी वापस लौटा दिया। मुझे तौहीन का एहसास हुआ और दुख से आंखों में आंसू भर आए। अगले रोज ईद थी। दोपहर को खाला जी सवैयां लेकर आई तो मैंने रंजीदगी का इजहार किया। कहने लगी क्यों खफा हो, आपकी बेटियों ने ईद का तोहफा वापस कर दिया। मैंने चूड़ियां भिजवाई थी। तुमने भिजवाई थी, मगर साइमा ने कहा कि कलीम ने ये तोहफा दिया है। तब मैंने कहा कि वापस कर दो। ये बात है तो मुझे दो, मैं जाकर देती हूँ और उसकी गलत फहमी दूर करती हूँ कि चूड़ियां तुमने भिजवाई थी। खाला जी जब मैं कलीम को बाजार भेज रही थी चूड़ियों का जिक्र आपकी बेटियों के सामने किया था, तब भी उनके लिए भी मंगवा ली। साइमा को कम अज कम मुझसे तो पूछना चाहिए था। ठीक है बेटी, मैं जाकर उसे डांटती हूँ। खाला चूड़ियों का डब्बा लेकर चली गई। उस रोज मैंने मान लिया कि ये लड़कियां इस कदर सादा और मासूम नहीं है कि जिस कदर मैं उन्हें समझती हूँ। उन्हें जमाने की हवा लग चुकी थी। शाम को अहमद भाई से ईद मिलने आया। गरम जोशी से गले मिला। भाई ने ड्राइंग रूम में बिठाया और मुझे चाय बनाने को कहा। अहमद चुप चुप था। भाई ने सवाल किया, दोस्त कुछ परेशान लगते हो? हाँ, बहनों की वजह से परेशान हूँ। चाहता हूँ जल्द उनके रिश्ते हो जाएं, लेकिन अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। बड़ा मसला है। जिस घर में लड़कियां हो वहाँ ये मसला तो होता है। फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तलाश में हूँ कोई तुम जैसा लड़का मिल जाए। मुझ जैसा? कलीम भाई सोच में पड़ गए। हाँ यार, तुम दोस्त हो, अगर हमारी आपस में रिश्तेदारी भी हो जाए तो कैसा रहेगा? अम्मी से तज़किरा करूंगा। साइमा बड़ी है, पहले उसकी फिक्र है। अहमद ने अपने ख्यालात से आगाह किया। कलीम भाई उस दिन से गुमसुम रहने लगे। मैं समझ गई। पूछा भाई कोई बात है तो मुझे बताओ ताकि अम्मी से बात की जाए। भाई ने बताया कि अहमद इस तरह का इशारा दे गया है। अम्मी से बात करके देखो। क्या तुम्हें साइमा पसंद है? खूबसूरत तो है और तुम खुद कहती हो कि उन्हें बचपन से जानती हूँ। दोनों बहनों में किरदार के लिहाज से कोई खराबी नहीं है। पुराने पड़ोसी हैं, शरीफ लोग हैं। ठीक है भैया, अम्मी को राजी करने की कोशिश करती हूँ। अहमद को मुलाजमत मिल गई थी। उसका तबादला नजदीकी शहर हो गया और वो चला गया। उसके जाते ही मोहल्ले के आवारा लड़कों की चंडाल चौकड़ी फिर से इकट्ठी हो गई और वही उल्टी सीधी बातें इन लड़कों के बारे में करने लगे। एक रोज इनमें से एक लड़का राशिद कलीम भाई के पास आया। कहने लगा, तुम्हारे पड़ोसी अंकल रहमत की बेटी साइमा बहुत खूबसूरत है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले उसके साथ एक मुलाकात जरूरी है। तुम मेरी इस सिलसिले में मदद करो। भाई को गुस्सा आ गया। कहने लगे, शर्म करो, वो मेरे दोस्त की इज्जत है। अहमद तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं। राशिद ने कहा तो कलीम भाई ने उसे आंखें दिखाई। ज्यादा कुछ न कहा कि उस लड़के से उलझना ना चाहते थे। साइमा का मामला नाजुक था। अहमद खुद साइमा के रिश्ते की पेशकश कर चुका था। अगर हम लोग साइमा का रिश्ता मांगते वो यकीनन इनकार ना करते। तब भी भाई ने राशिद से किनारा कर लिया। कुछ दिन अम्मी अबू में मशवरे होते रहे। फिर बेटे की खुशी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साइमा को बहू बनाने का फैसला कर लिया। मैंने भी इस बारे में भरपूर तरीके से अपने भाई का साथ दिया था। वालदा जब रिश्ता तलब करने गई, साइमा की माँ ने कहा, हम सोच कर जवाब देंगे। 2 माह गुजर गए, उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अहमद वापिस आया। भाई ने उसे बताया कि अम्मी रिश्ते के लिए गई थी, मगर आपके वालिदैन ने हाँ नहीं की। उसने कहा कि रिश्तों के मामलात में पहले ऐसा ही जवाब दिया जाता है। फिक्र मत करो, वो जरूर हाँ में जवाब देंगे। अंकल रहमत बेरोजगार थे। घर का सारा बोझ अहमद पर था और इसी मजबूरी की वजह से साइमा और आयमा ने भी कोर्स मुकम्मल करके ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत कर ली थी। वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। ज्यादा बेहतर मुलाजमत उनको नहीं मिल सकती थी। अहमद चंद रोज रहकर दोबारा नौकरी पर चला गया। 2 बार आया मगर हमें हाँ में जवाब ना मिल सका।
तब ही मैंने सोचा कि शायद साइमा इस रिश्ते पर राजी नहीं है। मैंने भाई से अपना खदशा बयान किया। उसने फिर एक और गलती कर डाली। एक रोज तहरीर लिखकर साइमा को भिजवा दी कि शायद आप मुझसे शादी पर राजी नहीं हैं। हमारी तरफ से रिश्ता मांगने पर जवाब नहीं मिला, जबकि इस बात को 6 माह गुजर चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो आगाह कर दो, मैं आपकी राह से हट जाऊंगा। भाई को उम्मीद थी कि साइमा ये राज फाश ना करेगी, मगर उसने ये खत अहमद को दे दिया। वो बहुत नाराज हुआ और उसने कलीम भाई को खूब लान तान की कि मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझता था, जानता ना था कि तुम भी दूसरे लोफर लड़कों जैसी हरकत करोगे, मेरी बहन को खत तहरीर करोगे। भाई ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गए। सोचा ना था कि ये जिल्लत उठानी होगी। अहमद की नाराजगी बजा थी। भला कौन भाई ये बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसकी बहन से खतोखताबत करे। बहरहाल भाई ने माफी मांगी और उसने बेदिली से माफ किया, मगर वो पहले जैसी दोस्ती और बात ना रही। इस बात की हमारे घर वालों को खबर ना थी और ना साइमा के वालदैन को पता था, सिवाय अहमद और साइमा के। सो मेरे वालदैन दोबारा अंकल रहमत के पास गए और रिश्ते की बात की। इस बार उन्होंने हाँ कर दी और हम खुशी खुशी मिठाई लेकर उनके घर गए। साइमा बज़ाहिर खुश नजर आ रही थी। मुझसे तपाक से मिली। अम्मी ने रस्म मंगनी की तारीख मांगी। उन्होंने कहा कि मंगनी छोड़िए, पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है, निकाह की तारीख रख लेते हैं, रवा माह बाद रुखसती दे देंगे। मेरे वालदैन खुश हो गए कि मरहला जल्द हल हो गया था। वो निकाह की तैयारियों में लगे हुए थे। कलीम भाई की खुशी भी दीदनी थी। जिस रोज निकाह था उससे एक रात पहले साइमा और आइमा दोनों बहनें अचानक घर से गायब हो गई। उनके वालदैन बेचारे जीतते थे ना मरते थे। शाम को निकाह था। उसी दिन सुबह अंकल रहमत अब्बू के पास आए और बताया कि लड़कियां गायब हैं। आधी रात को शायद घर से चली गई हैं, क्योंकि मैं दरवाजे की कुंडी लगाकर सोया था। सुबह बेरोनी दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी और लड़कियां जेवर भी साथ ले गई हैं। वो रो रहे थे। वालिद साहब ने दिलासा दिया कि रोने से मसला हल नहीं होगा, इनके बारे में तहकीक करनी चाहिए कि कहां और किसके साथ गई हैं। उसी दोपहर अहमद भी आ गया था। उसने पार्क में बैठने वालों में से एक लड़के को एतमाद में लिया तो पता चला कि राशिद और उसका साथी मुनीर दोनों ने उन बहनों से राब्ता करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और आइमा साइमा को बिल आखिर जाल में फंसा लिया। दोनों ने उन्हीं के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली है। हम खामोश होकर बैठ गए। अब्बू अम्मी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि आग में जलने से बचे। कलीम भाई भी हैरान और हक्का बक्का थे। हमें जो जख्म लगा ऐसा ना था कि मनमल ना होता, लेकिन अंकल रहमत और उनकी बीवी जीते थे मगर मुर्दा लगते थे। बिल आखिर उन्हें सब्र करना पड़ा, क्योंकि जो घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर चुकी थी वो कब लौटने वाली थी। अंकल रहमत अपना घर फरोख्त करके हमारे मोहल्ले से चले गए। अंकल किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे और साइमा आइमा अल्लाह जाने वो किस हाल में हैं, कैसे जिंदगी जी रही हैं, ये तो वही जाने या अल्लाह जाने, क्योंकि हमारा उनसे अब ना कोई राब्ता है, ना वास्ता और ना मेल जोल रहा है। मेरी शादी के 2 साल बाद कलीम भाई की शादी हमारी मामूजात से हो गई। भाभी अगरचे मामूली शक्लो सूरत की हैं, मगर सलीका शुआर और खूबसूरत दिल की मालिक हैं। सद शुक्र कि हम गलत फंसने से बच गए। सही कहते हैं कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी न बेट तू।